ना। अच्छा, अब हमने कूलम्स स्टेटमेंट का जो सेकंड पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट में तो हमने अभी पढ़ भी लिया है कि दो चार्जेस के दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जिस्ट करती है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है वो इन दो चार्जेस जो पॉइंट चार्जेस हमने लिए हुए हैं उनके स्केलर प्रोडक्ट की प्रोपोर्शनल होती है। अगर इनका स्केलर प्रोडक्ट ज़्यादा आएगा तो इनके दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो भी ज़्यादा होगा, और अगर ये स्केलर प्रोडक्ट कम आता है तो इनके दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो भी कम होगी। ठीक है, लेकिन कूलम्स लॉ का जो सेकंड पार्ट है उसमें ये कहते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है एग्जिस्ट करती है बिटवीन द टू चार्जेस वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज नॉन एज इनवर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ इनवर्स स्क्वायर लॉ, मतलब कोई भी क्वांटिटी जो है वो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के साथ वेरी होती है ना, तो इसको लोग इनवर्स स्क्वायर के लॉ के नाम से याद करते हैं। सो दिस इन्होंने इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, मीन्स कि अगर जो दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस है ना उसको अगर आप स्क्वायर के हिसाब से इंक्रीज़ करते जाएं तो फोर्स जो है वो 1 और आर स्क्वायर टाइम्स के साथ रिड्यूस होगी। मीन्स कि अगर उसमें पहले डिस्टेंस 3 मीटर था या पहले 1 मीटर कर दिया, अब मैंने डिस्टेंस 1 मीटर से 3 मीटर कर दिया। ठीक है, तो 3 मीटर डिस्टेंस इंक्रीज़ करने से यहाँ पे फोर्स जो है वो 1/9 टाइम्स डिक्रीज़ होगी। अगर 3 के बजाय मैं डिस्टेंस को 4 मीटर कर दूँ तो ये फोर्स जो है ये 1/16 टाइम्स जो है वो रिड्यूस होगी। ठीक है, दिस नॉन, इसको हम क्या कहेंगे, इनवर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं। ठीक है, अब इस तरह करते हैं कि इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे ताकि हम जो स्केलर फॉर्म है ना न्यूटन लॉ की उसको यहाँ पे बना सके। सो कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम कंबाइन कर लेंगे तो हमारे पास फाइनल रिलेशन ये आ जाएगा, F is directly proportional to the scalar product of the two charges and inversely proportional to the square of the distance between them। जब भी हम रिलेशंस की तरफ आते हैं हमें पता है कि जो प्रोपोर्शनल साइन होता है उसको हम आसानी से इक्वलिटी और राइट साइड पे कांस्टेंट में हम उसमें पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही प्रोसेस कर लेते हैं। मैं F लिख लूँगा, F फोर्स को डिनोट कर रहा है, तो प्रोपोर्शनल की जगह इक्वलिटी और उसके राइट साइड पे ना हम कांस्टेंट लिख लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर का। अच्छा, आपने याद रखना है कि कांस्टेंट जो है वो साइंटिस्ट खुद ही कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे कूलम ने जो इस रिलेशन के लिए जो प्रोपोर्शनली कांस्टेंट होता है उसको कैलकुलेट किया था, उसका नाम K है। उसको हम कूलम्स कांस्टेंट भी कहते हैं या उसको हम इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। ठीक है, इस K की जो वैल्यू जो है वो न्यूटन ने कैलकुलेट की थी, तो वो 8.59 समथिंग है इंटू 10 की पावर 9, लेकिन हमारे बुक में 9 से स्टार्ट है राउंड ऑफ करके, तो 9 इंटू 10 की पावर 9 आती है और इसकी यूनिट हम आसानी से निकाल सकते हैं। मीन्स न्यूटन या जाएगा मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये इसकी यूनिट है। इसमें 9 बिलियन तक समथिंग बनती है, इसको हम कूलम कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे अगर मैं K लिख लूँ तो हमारे पास जो कूलम्स लॉ है वो इस फॉर्म में आ जाएगा। F इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे K, ये आ जाएगा स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस और डिवाइड बाय स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ऐसे लिख लें। अब ये है कि अगर इन दो चार्जेस के दरमियान जो मीडियम है वो फ्री स्पेस हो, इसमें कोई भी दूसरा मेटालिक या इंसुलेटिंग मटेरियल ना हो, फ्री स्पेस अगर हम ले लें तो फ्री स्पेस के लिए हम एक कांस्टेंट यूज़ करते हैं जिसको हम परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस कहते हैं। इसमें एक ग्रीक लेटर है, इसको हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। अब इसकी भी मैथमेटिकल वैल्यू है, दिस इज नोन एज परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। अच्छा, अब ये K जो है जो ऊपर हमने लिखा हुआ है वो K एक्चुअल इक्वल आता है 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, वो K जो है वो 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। इसमें K और एप्सिलॉन नॉट रेसिप्रोकल है। अगर K की वैल्यू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर आती है तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट जो है वो कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर आ जाए। अच्छा, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो इसकी वैल्यू जो है ये भी कांस्टेंट है जो कि फ्री स्पेस के लिए यूज़ करते हैं, 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कर दें। अभी मैंने बताया है कि K और ये रेसिप्रोकल हैं। अगर K की यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर है तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर आ जाएगी ऐसे। अच्छा, अब
ये करते हैं कि यही के की वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट कर दें, ठीक है। सो हमारे पास इस तरह आ जाएगा एफ इज़ इक्वल टू के की जगह यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कर देंगे, और यहाँ पे लिखेंगे Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये जो हमारे पास रिलेशन आ गई ना, इसको इस तरह मैं सर्कल कर देता हूँ। ये रिलेशन हमें सिर्फ क्वांटिटेटिवली नेचर के बारे में बता रही है इन दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान, जो कि बहुत सारे साइंटिस्ट ट्राई कर रहे थे कि इस फोर्स को एक्चुअल कैलकुलेट कर सकें। तो जाहिर बात है ये इन दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स एग्जिस्ट करी उसकी मैग्नीट्यूड दे रही, लेकिन ये रिलेशन बिल्कुल ये नहीं बता रही कि इस फोर्स की डायरेक्शन क्या है। दैट्स वाई इस रिलेशन को हम क्या कहते हैं, दिस रिलेशन इज नोन एज स्केलर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। इसको कहते हैं स्केलर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। मीन्स ये सिर्फ हमें फोर्स की मैग्नीट्यूड के बारे में बताए। अब अगर इस फोर्स को अगर आपने विक्टोरियली लिखना है, अब जाहिर बात है कि ये चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा तो उसकी डायरेक्शन ये होगी इस तरह। मीन्स फोर्स एक्सर्टेड बाय द फर्स्ट चार्ज एंड द सेकंड, तो अगर उसको आपने डिनोट करना है वो फोर्स हमारे पास F12 आ जाए। और इसी तरह सेकंड चार्ज भी फर्स्ट पे फोर्स लगाएगा, वो जाहिर बात है कि रिएक्शन फोर्स होगी उसकी, जिसे हम न्यूटन थर्ड लॉ में कहते हैं कि एक्शन जब अप्लाई करते हैं तो रिएक्शन ऑटोमेटिकली जो है नेचुरली वहाँ पे प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो F12 वो फोर्स है जो कि फर्स्ट चार्ज सेकंड चार्ज पे लगा रहा है, और F21 वो फोर्स है जो कि सेकंड चार्ज फर्स्ट चार्ज पे लगा रहा है, ठीक है। तो F12 की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर आएगा ना, वो यूनिट वेक्टर जो जाहिर बात है कि यूनिट वेक्टर वो छोटा वेक्टर होता है जो किसी भी बड़े वेक्टर की डायरेक्शन को शो करता है। सो R12 इज़ दैट यूनिट वेक्टर विच एक्चुअली indicates the direction of force which is oriented from first charge to second, or R21 is that unit vector which actually denotes the direction from second to first। तो अभी इसको उसी फॉर्म में लिख लें, विक्टोरियल फॉर्म, ठीक है।